Hello students, good morning to all of you. Today we will study chapter number 2, New Kings and Ideas. Now start reading the chapter. After Harsha's death to the 12th century, Indian history remained politically weak and poor. It is because of the rise of small kingdoms throughout the whole country. The destiny of Indians remained in the hands of the small kingdoms whose rulers were mostly at war with each other. The rulers took pride in military exploits. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक बड़ा राजा का अंत होता है तो क्या होता है, उसके बड़े राजा के अंत होने के बाद या तो क्या होता है कि छोटे छोटे राज बन जाते हैं और या कोई बाहर से आकर अटैक हो जाता है. तो जब हर्षा का एंड हुआ, हर्षा की डेथ हुई, तो इंडिया किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल किंगडम्स में कन्वर्ट हो गया. छोटे छोटे राज हो गए और उनके राजा बन गए. तो उन राजा आपस में लड़ते थे, फाइट करते थे. किसके लिए? अपने अपने राज को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी अपनी राज की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए. और यहाँ पे आप किंगडम ऑफ इंडिया दिखा हुआ है. इसमें आप देख सकते हैं कि किस छोटे छोटे राज्य बन चुके हैं. कन्नौज है, मायरा है, उठैलिया है. और नाउ earlier in the ancient period, there was the strong Magad Empire, which frightened the soldiers of Alexander's army so much that they refused to move further. This had forced Alexander to go back to the Greece, his native land. पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में क्या था, एक बहुत ही बड़ा महाजनपदास के बाद क्या उभर के आता है? मगध एम्पायर. मगध एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था. उसकी आर्मी बहुत ही अच्छी थी, जिसकी आर्मी को देखकर अलेक्जेंडर डर जाता है और वो वापस अपने देश ग्रीस लौट जाता है. However, during the early medieval period, there was no such central power which could check Turkish invasion. एंशिएंट टाइम में तो एक मगध पावर रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम पास होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है और धीरे धीरे इंडिया क्या होता है, कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है. और जिसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? बाहर से आके टर्क्स उठाते हैं. टर्क्स क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किंगडम होती हैं कई छोटी छोटी बन जाती हैं और वो छोटी छोटी किंगडम्स के राजा आपस में अपने पड़ोसी राजाओं से फाइट करते हैं, वॉर करते हैं. इसका फ़ायदा कौन उठाता है? बाहर के लोग, टर्क्स आते हैं. The Rajput rulers usually remained busy in fighting among themselves. The frontiers of India remained neglected. The consequences of such political state of affair proved very costly. India became a prey to foreign invaders. जो राजपूत रूलर्स थे वो आपस में ही एक राजपूत रूलर दूसरा राजपूत रूलर के अटैक करता था, फिर वो वॉर होता था. तो ऐसे ही वो लोग अपने आपस में ही लड़ते रहते थे, जिस वजह से वो एक इंडिया को एज अ सेंट्रल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बाहर से इन्वेजन होता है. तो नॉर्थ इंडिया में लोग पढ़ेंगे द पालाज रूल्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड. जो आज का बंगाल है, बिहार है और झारखंड है, जो कि आसी पास तीनों जुड़े हैं, वहाँ पे कौन राज करता था? पालाज. द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज गोपाला उनके पहले किंग थे. उसके बाद ही एंड हिज सन धर्मपाला एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड द किंगडम. गोपाला के बेटे धर्मपाला क्या करते हैं? पालास किंगडम को बढ़ाते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. धर्मपाला ऑल्सो इनकरेज ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड देवपाला वॉज अनदर पावरफुल रूलर. जो धर्मपाला होते हैं, जो कि गोपाला के बेटे होते हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना ट्रेड बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रेड ही एक मेन मोड होता है जिससे कि राजा अर्न करता है. अपने यहाँ का बनाया हुआ प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा हो गया है, जो कि लोकल मार्केट में नहीं सेल हो रहा है, तो उसको बाहर जाके सेल करते थे और उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता था. देवपाला वॉज अनदर पावरफुल रूलर. ही कॉन्क्यूर्ड सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आसाम एंड उड़ीसा. आफ्टर हिज डेथ द किंगडम बिकम वीक. इट फाइनली कोलैप्स्ड इन द मिडिल ऑफ द 12th century. द पालाज वर सक्सीडेड बाय द रूलर्स ऑफ द फ्यू डायनेस्टी. क्या होता है स्टूडेंट्स? धर्मपाला के बाद कौन आते हैं? देवपाला भी अपने किंगडम को आगे पहुंचाते हैं और आसाम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे किंगडम बड़ी होती है. लेकिन देवपाला के बाद इसमें पालाज में कोई भी ऐसा रूलर नहीं आता है जो कि
पावर जो कि जीनियस हो और पावरफुल हो और अपनी रेन को आगे बढ़ाए, अपने किंगडम को आगे बढ़ाए। इस वजह से ये पालास का यहाँ पे अंत हो जाता है। अब नेक्स्ट कौन से हैं किंग्स या लीडर्स? द गुजाराज और प्रतिहाराज। द गुजाराज एंड प्रतिहाराज रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इनका जो रूल था ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में था। द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज भोजा। भोजा जो होते हैं 836 882 के बीच में, वो सबसे पावरफुल रूलर होते हैं। ही कॉन्कर्ड राहेज एंड मेड इट इट्स कैपिटल। वो राहेज पे कब्जा करते हैं और उसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। भोजा वॉज सक्सीडेड बाय सन महेंद्र पाला। और भोजा के बाद कौन राजा बनता है? महेंद्र पाला, उनके बेटे राजा बनते हैं। ही कॉन्क्योर्ड मोर एरियाज। ये जी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। ये जो आप लोग की बुक्स में यहाँ पे जी दिया हुआ है, यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आएगा। कॉन्क्योर्ड मोर एरियाज एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर। तो जो उनके बेटे किंग बनते हैं महेंद्र पाला, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो आपने देखा कि देवपाला और धर्मपाला करते हैं अपने की किंगडम के लिए, वही महेंद्र पाला क्या करेंगे? अपने किंगडम के लिए करेंगे। और नेक्स्ट कौन सा है? द रोठास और गजवास ऑफ कन्नौज। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार्स, कन्नौज वॉज ऑक्युपाइड बाय अनदर राजपूत क्लेन। ये क्लेम नहीं होगा, यहाँ क्लेन होगा, नोन एज राठौर्स। तब क्या होता है? प्रतिहारास जो कि एक सेक्शन होता है, प्रतिहारास जो कि एक सेक्शन होता है राजपूतों का ही, उनके बाद कन्नौज पे कौन कब्जा कर लेता है? राठौर्स कर लेते हैं, जो खुद भी एक राजपूत होते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ना, ये वो जो छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं आपस में उनके किंग्स फाइट करते थे, तो कभी कोई शहर किसी के कब्जे में चला गया, कभी कोई एरिया किसी कब्जे में चला गया, तो वैसा ही यहाँ पे होता है। दे रूल्ड ओवर कन्नौज फ्रॉम 1090 टू 1192 AD। तो लगभग इन्होंने 102 साल कन्नौज पे राज किया है राठौर्स ने। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जयचंद। जयचंद कौन होता है? इसका लास्ट रूलर होता है। फिर कौन सा है? परमारास और मालवा। परमारास वॉज अ पावरफुल रूलर। धार वॉज द कैपिटल ऑफ द परमारा किंग्स। द नीला पुत्वेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय द प्रामार्स। प्रामार्स भी एक पावरफुल रूलर होते हैं और वो एक नीला पुत्वेश्वर टेम्पल बनाते हैं उदयपुर में। और प्रतिहारास एंड ऑफ कन्नौज। द प्रतिहारास वर डिफरेंट फ्रॉम द गुजरात प्रतिहारास अबाउट whom you have read earlier. They ruled for a short period. The Chandelas of Bundelkhand. The kingdom was situated between the rivers of Narmada and Jamuna. The temples of Khajuraho were built by the Chandelas. Its capital was Mahuba. The Chandelas lost their power in 1203 when Qutbuddin Aibak brought them under control. क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो चंडेलास की जो किंगडम होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? नर्मदा से जमुना के बीच होती है। ज़्यादातर किंगडम तो देखेंगे वो नदी किसी ना किसी नदी के पास होगी, क्योंकि नदी के पास की ज़मीन उपजाऊ होती है और मेनली वो खेती करके अपने लोगों का पेट भरते थे। और उन्होंने खुजराहो टेम्पल्स बनवाए थे चंदेलास ने, और उनकी कैपिटल थी महूबा। और लेकिन 1203 में क्या होता है? उनका कंट्रोल, उनकी अथॉरिटी तो छीन जाती है और वो अथॉरिटी किसके पास चली जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चली जाती है। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 60। The Sisodias of Mewar. Mewar was one of the most important kingdoms of Rajput. Its capital was Chittor. मेवाड़ क्या होता है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रभावशाली किंगडम होता है राजपूत का। राजपूत की कई किंगडम्स होती हैं, 4 5 6 किंगडम्स होती हैं, जिसमें से मेवाड़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसकी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है चित्तौड़।
The fort of Chittor was captured by Alauddin Khilji. Some years later, another Rajput chief, Hemias, took it back and established the rule of Sisodiya. Maharana Kumbha, Maharana Sangram Singh and Maharana Pratap were some of the famous powerful rulers of the Mewar. तो मेवाड़ के मेन इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे? महाराणा कुंभा और महाराणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही पावरफुल रूलर थे। द सेनास, हम लोग नेक्स्ट कौन से रीड करेंगे? द सेनास। द सेनास, आफ्टर द पलास द सेनास सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर. The greatest ruler of this dynasty was Vijay Sena. 1095 से 1158 AD तक रहती है विजय सेना. He brought about peace and prosperity in Bengal. The last king of Lakshman Sena was defeated by Bakhtiyar Khilji, a Turkish general. तो बीच में एक पालास के बाद सेनास करके आते हैं, उनका एम्पायर रहता है विजय सेना में, और कम से कम 100 साल से ज़्यादा टाइम पे रहता है, कम 150 साल से ज़्यादा रहता है, और उसको कौन डिफीट करता है? उसको बख्तियार खिलजी, एक टर्किश जनरल, डिफीट करता है. द राष्ट्रकूटाज ऑफ द डेक्कन. The Rashtrakutas of ruled for about 4 centuries, that is from the beginning of the 7th century to 10th century AD. The local self-government played an important role in the villages. They were devotees of Shiva and Vishnu. The rock-cut shrines at Ellora and Elephant belonged to this period. तो जो हिस्ट्री के र्यून से पता करा गया है कि वो जो रॉक कट श्राइन्स थे एलोरा में, वो किसके? और एलिफेंट के. The rock cut shrines at Ellora and Elephanta belong to this period. यानी कि किसके पीरियड से? राष्ट्रकूटास के पीरियड से. And they were the devotees of the Shivji and the Vishnuji. And they ruled for almost 4 centuries, from 7th century to 10th century. इसमें आप लोग को हर चीज़ रीड नहीं करनी है स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही रीड करनी हैं. द गजनवीज़. नेक्स्ट क्या है? द गजनवीज़. फ्रॉम 1000 onwards there were many invasions into India. Mahmud of Ghazni led the first series of invasion. Mahmud of Ghazni was the ruler of the kingdom of Ghazni, now in Afghanistan. He wanted to make Ghazni the most powerful kingdom in the region. For this he needed a large army but did not have enough money to maintain it. He had heard about the wealth of India and he decided to invade India to raise money to build up a powerful army. तो 1000 से क्या होने लगता है कि बाहर के लोग, अफगानिस्तान से एक महमूद गजनी आता है और वो इंडिया पे अटैक करता है. इंडिया के जो किंगडम्स होती हैं उस टाइम, जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटी होती हैं, उन पर अटैक करता है. और उसका मेन एम क्या होता है? अपने किंगडम को और फैलाना और उसे पावरफुल बनाना, जिसके लिए उसे मनी की नीड होती है, और मनी की नीड की वजह से ही वो इंडिया में आके इंडिया को इन्वेड करता है. महमूद गोरी 1175 से 1206 AD. Mahmud Ghori is said to have the foundation of Muslim rule in India. The successor of Mahmud of Ghazni was very weak. In 12th century AD, a new kingdom came into being at Ghori. Ghori was once under the rule of Mahmud of Ghazni. Mahmud Ghori made the best use of this unity of the Rajput rulers. He made several invasions on India during the period of 1175 to 1215 AD. In 1191 AD, Mahmud Ghori marched towards Delhi. Prithviraj Chauhan, who was the ruler of Delhi and Ajmer at that time, decided to check his advance. तो महमूद गजनी के बाद कौन आता है? महमूद गोरी आता है. वो भी क्या करता है? यहाँ पे आके अटैक करता है, और यहाँ पे जो राजपूत रूलर्स थे, वो जिनके बीच यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, तो उसका फ़ायदा उठाता है और इंडिया पे अटैक करता है. Now we will read warfare for wealth.
वॉरफेयर फॉर वेल्थ का मीनिंग क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो वॉर होता था, जो राजा आपस में लड़ते थे या बाहर के राजा आके लड़ते थे, वो मेनली किसके लिए लड़ते थे? वेल्थ के लिए। वेल्थ यानी कि धन, यानी कि मनी के लिए लड़ते थे। यू मे हैव noticed that each of these ruling dynasties were based in a specific region. At same time, they tried to control other areas. One particular prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, and Rajputa and Pala dynasties fought for control over the Kannauj because there were three parties in the long-drawn conflict. Historians often describe it as the triplet struggle. तो जो भी एरिया जो भी बहुत ही वेल्थी होता था, जो नेचुरल वेल्थ से रिच होता था, वहाँ का कब्जा करने के लिए हर एक राजा की तमन्ना होती थी, जिस वजह से तीन राजाओं ने सिर्फ एक छोटे से राज के लिए, कन्नौज के लिए लड़ाई करते हैं। और जिसमें कौन होते हैं? प्रतिहार होते हैं, राजपूता होते हैं, पाला होते हैं। क्योंकि सिर्फ एक राज्य के लिए तीन राजा लड़ते हैं, तीन किंगडम लड़ते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? ट्रिपलेट स्ट्रगल, ट्री पेरियड का मतलब क्या हुआ? तीन स्ट्रगल, तीन राजाओं की स्ट्रगल। अदर किंग्स who engaged in warfare included the Chavana, later known as the चौहान्स। तो लेटर पीरियड में क्या होता है कि चौहान्स भी आते हैं, वो भी अपना चाहते हैं कि हमारा भी राज बढ़े, और जो छोटे मोटे राजा होते हैं उनसे लड़ते हैं, उनको हराते हैं और अपना राज बढ़ाते हैं। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान्स का जो मेन रीजन होता है वो दिल्ली और अजमेर के बराबर होता है। दिल्ली आप सभी को मालूम है और अजमेर राजस्थान। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gandharvaras of west उत्तर प्रदेश। अब राजा कोई अगर एक दो बैटल जीता था तो उसका मेन मकसद क्या होता था? यहीं पे ना रुकना, बल्कि अपने किंगडम को और आगे बढ़ाना। फिर क्या हुआ? चौहान्स और आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उनको किसका अपोज सहना पड़ा? उनको चालुक्यास का अपोज सहना पड़ा गुजरात में, और गादवास का सहना पड़ा कहाँ पे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। द बेस्ट नोन चमन्ना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, हु डिफीटेड a ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन होता है इन सब में? पृथ्वीराज थर्ड, जो कि किसको हराते हैं? टर्किश रूलर को, अफगानी रूलर को, मोहम्मद गौरी को 1191 में बैटल ऑफ टराइन में। लेकिन वो अगले साल खुद हार जाते हैं। 1191 में हराते हैं और 1192 में हार जाते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक systems. The political organization of the Rajput rulers was based on the feudal system. The king allotted the land to his jagidars, who were the feudal lords or nobles. They paid the king's fixed annual revenue and rendered his military service. During this time, the need arises. The jagidars or nobles usually belong to the family of rulers. जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम होता था वो मेनली फेड्यूल सिस्टम होता था। फेड्यूल सिस्टम में क्या होता था? जो एक बड़ा राजा होता था, वो जो कि बहुत बड़े एरिया को रूल करता था, वो अपने एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फेड्यूल लॉर्ड्स या जागीरदार को बांट देता था। जागीरदार क्या करते थे? इस पे पीजेंट्स यानी कि किसानों से अनाज उगवाते थे, खेती करवाते थे, और उसके बदले जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वो जाके किंग्स को देते थे। हिंदू सोसाइटी एज सीन बाय एल्बी रूनी। Hindu society as seen by the Alberuni. A foreign traveler, Alberuni, who had accompanied Mahmud of Ghazni to India. He was a close friend of Ibn Rashid
Al-Biruni was a great scholar, he a mathematician and an astronomer. जो ट्रैवलर आया था वो क्या होता है, स्कॉलर होता है, मैथमेटिशियन होता है, एस्ट्रोनॉमर होता है। उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत। और वो इंडिया आके इंडिया में विजिट करके अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करके एक बुक लिखता है जिसका क्या नाम होता है, तारीख़ हिंद। अनरिजॉल्व्ड कंट्रोवर्सीज। हिस्ट्री में क्या होता है कि कोई हिस्टोरियंस किसी तरह से अलग हिस्ट्री लिखता है, कोई हिस्टोरियंस अलग हिस्ट्री लिखता है, जिस वजह से क्या खड़े हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं। सेवरल कंट्रोवर्सीज आर प्रेविलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, डिसअपीयरेंसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कमिंग ऑफ आर्यंस to India, and also origins of Rajput. It was because Rajputs were brave and their women were very loyal to their husbands and their family. The Rajputs were always kept and their family. The Rajputs kept their word and preferred death over dishonor. But it is an unresolved controversy as why they failed against Muslim invaders. तो इसमें क्या था, लास्ट पैराग्राफ में क्या था कि जो राजपूत से वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं तब भी, लेकिन वो बाहर के इन्वेजन को रोक नहीं पाते हैं और बाहर के इन्वेजन के सामने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसी में क्या हिस्टोरियंस की काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ हिस्टोरियन कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अपने घर पर रीड करिएगा फिर से, और कुछ समझ में ना आया हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं ले भैया रहा कहाँ है, तो शुरू बन पाएगा, बस 8 का बचा है। वहीं के जाते क्लास में नहीं पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा रही थी। लाइट पे चली गई, लाइट आती है। क्लास के चार्ज को हटा देना, जब जाना है।